हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट एनाटॉमी का एक टॉपिक जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसको कि हम हिंदी के अंदर जटिल उत्तक कहते हैं। जटिल उत्तक को दो श्रेणियों के अंदर बांटा गया है, एक झैलम होता है और एक फ्लोएम। झैलम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, और यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं फ्लोएम, जिसको कि हम पोषवा कहते हैं। ये जो फ्लोएम है ये वास्तव में एक ऐसा उत्तक है जो कि पत्तियों के अंदर निर्मित भोजन को पादपों के विभिन्न भागों के अंदर क्या करता है, संवहन करता है। और ये जो फ्लोएम नाम है, पोषवा नाम है, ये सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने दिया था और उस वैज्ञानिक का नाम था नगेली। अब देखें कि ये जो फ्लोएम होता है, ये फ्लोएम उद्भव के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर ये कितने प्रकार का है। तो पोषवा को या फ्लोएम को आप यदि उद्भव के आधार पर देखें तो ये दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक फ्लोएम और एक द्वितीयक फ्लोएम, यानी कि प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। अब यदि मैं इनको प्राथमिक फ्लोएम को उत्पत्ति का देखूं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो प्राथमिक फ्लोएम की उत्पत्ति प्राक एधा से हुई है। प्राक एधा मतलब प्रोकैम्बियम से हुई है। और द्वितीयक फ्लोएम यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम की उत्पत्ति वेस्कुलर कैम्बियम यानी कि संवहन एधा से हुई है। यदि मैं इस प्राथमिक फ्लोएम को विकास के आधार पर यदि वर्गीकृत करूं तो प्राथमिक फ्लोएम को दो कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है, एक होता है प्रोटोफ्लोएम, एक होता है मेटाफ्लोएम। इस प्रोटोफ्लोएम को हम आदि पोषवाहा भी कह सकते हैं और मेटाफ्लोएम को हम अनुपोषवाहा भी कह सकते हैं। तो ये तो है प्रोटोफ्लोएम, ये है मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम का मतलब होता है, क्योंकि विकास के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो ये एक ऐसा प्राथमिक फ्लोएम है जो पहले बन जाता है और जो बाद में निर्मित होता है उसको हम मेटाफ्लोएम कहते हैं। प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, इन दोनों के अंदर बेसिक अंतर क्या है कि ये जो प्रोटोफ्लोएम होता है इसके अंदर जो चालनी नलिकाएं होती है, जो कि एक फ्लोएम का मुख्य तत्व है, वो सक्रिय होती है। और मेटाफ्लोएम के अंदर जो चालनी नलिकाएं होती है वो चौड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसी है, सक्रिय चालनी नलिकाएं हैं और यहाँ पर कैसी है, चौड़ी चालनी नलिकाएं। एक और आपको मालूम होना चाहिए, मैंने एक टर्म यहाँ पर लिखा है लेप्टोम। ये जो लेप्टोम टर्म है ये क्या चीज़ है, ये जो फ्लोएम होता है उसका जो चालनी तत्व होता है, यानी कि जो चालन तत्व होते हैं फ्लोएम के भोजन को चालन करने वाले, फ्लोएम के वे भाग जो भोजन का चालन करते हैं, जो भोजन का संवहन करते हैं। तो फ्लोएम के जो चालन तत्व होते हैं उनको हम लेप्टोम के नाम से भी इसको जानते हैं। तो कभी कभी हम फ्लोएम को लेप्टोम इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्लोएम के अंदर मिलने वाले जो चालन तत्व होते हैं, संवहन तत्व होते हैं, जो भोजन का संवहन करते हैं, उन्हें हम किस नाम से पुकारते हैं, लेप्टोम नाम से पुकारते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हम जटिल उत्तक फ्लोएम पढ़ रहे हैं, उस फ्लोएम के कौन कौन से तत्व होते हैं वो हमको पढ़ना है। दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोएम, कि फ्लोएम कितने घटकों से, कितने तत्वों से या कितने कंपोनेंट से बना है। तो फ्लोएम जो है वो कुल मिलाकर 4 तत्वों से बना है। सबसे पहला जो तत्व है वो चालनी तत्व है। चालनी तत्व का मतलब होता है दैट इज नॉन एज सीव एलिमेंट्स। दूसरा जो तत्व है वो है सहकोशिकाएं, जिसको कि हम कंपेनियन सेल्स भी कहते हैं। तीसरा जो तत्व है वो है फ्लोएम तंतु यानी कि फ्लोएम फाइबर। और चौथा जो तत्व है वो है फ्लोएम मृदुतक, या जिसे कि हम क्या कह देते हैं, दैट इज नॉन एज द फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं चालनी तत्वों के बारे में। ये फ्लोएम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिसको कि हम क्या कहते हैं, चालनी तत्व के नाम से जानते हैं। इन्हें सीव एलिमेंट्स कहते हैं। सीव एलिमेंट्स में देखिए सबसे पहली बात जो अपने को पढ़नी है वो ये है कि चालनी तत्व जो होते हैं, सीव एलिमेंट्स जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है चालनी नलिकाएं, इनको अंग्रेजी के अंदर कहते हैं सीव ट्यूब। और एक जो होती है वो चालनी कोशिकाएं, इनको हम बोलते हैं सीव सेल। तो आपको ये ज्ञात रहे कि चालनी तत्व, सीव एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो श्रेणियों के अंदर बांटे जाते हैं। एक होता है चालनी नलिकाएं और दूसरी जो होती है वो चालनी कोशिकाएं, सीव ट्यूब और सीव सेल। मैंने आपके सामने एक चित्र बना रखा है और ये चित्र जो है
एक तो चालिनी नलिका तत्व को बता रहे हैं, चालिनी नलिका तत्व को। ये चित्र चालिनी कोशिका का नहीं है, ये चित्र चालिनी नलिका का है। और साथ के साथ इस चालिनी नलिका के बिल्कुल एडजॉइंट साथ में पार्श्व में लगी हुई एक सहकोशिका है, राइट। तो ये तो है सहकोशिका, ये तो है सहकोशिका, और ये जो है वो क्या है, चालिनी नलिका तत्व है। तो अभी जो है वो अपने पढ़ने जा रहे हैं चालिनी नलिकाओं तत्वों में से चालिनी नलिकाएं, या हम सीव ट्यूब पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये जो सीव ट्यूब होती है, आपको ये जान लीजिए कि चालिनी नलिकाएं जो है सीव ट्यूब्स है, वो विशेषता है किसकी, सीव ट्यूब विशेषता है एंजियोस्पर्म्स की। ये विशेष तौर से किस में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म्स में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चालिनी नलिकाएं जो होती है वो एंजियोस्पर्म्स की विशेषता है, यानी कि मैं कहना चाहता हूं आवृत बीजी पादपों की ये क्या है, विशेषता है। तो पहली चीज तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि फ्लोएम की जो चालिनी नलिकाएं होती है वो विशेष तौर से आवृत बीजी पादपों के अंदर पाई जाती है। और ये जो चालिनी नलिकाएं हैं ये जीवित एवं पतली भित्ति युक्त होती है। मतलब फ्लोएम का जो ये कंपोनेंट है वो डेड नहीं है, वो कैसा है, लिविंग है। मतलब कि ये जीवित होता है और इस कैसे होता है, ये पतली भित्ति युक्त होती है, इसके ऊपर किसी प्रकार का जमाव वगैरह नहीं है। तो ये भित्तियाँ कैसी होती है, पतली होती है। प्लस इनकी जो अनत्य भित्तियाँ होती है, अंतः भित्तियाँ जो होती है, एंड वॉल्स जो होती है, उस पर चालिनी छिद्र होते हैं। और ऐसी भित्तियाँ जिनके ऊपर की चालिनी छिद्र होते हैं उनको हम चालिनी पट्टिकाएं या सीव प्लेट कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक चालिनी नलिका तत्व है, ये चालिनी नलिका तत्व है। तो क्या होता है कि चालिनी नलिका तत्व एक दूसरे के ऊपर पाए जाते हैं, ऐसे जैसे ये एक चालिनी नलिका, ये दूसरी चालिनी नलिका, ये तीसरी चालिनी नलिका, इस प्रकार से। अभी क्या होता है कि इनकी जो अंतः भित्तियां होती है, जैसे ये एक चालिनी नलिका, ये दूसरी चालिनी नलिका, तो ये इसकी अंतः भित्ति हुई। तो इस अंतः भित्ति के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस जगह पर ये इनकी एंड वॉल्स है। जैसे ये चालिनी नलिका है तो ये इसकी अंतः भित्ति है, राइट, और ये इसकी अंतः भित्ति है। तो यहाँ पर खूब सारे छेद होते हैं इस अंतः भित्तियों पर, इन अंतः भित्तियों पर खूब सारे छेद होते हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, चालिनी छिद्र। चालिनी छिद्र क्या का मतलब क्या है, जैसे छलनी होती है ना छानने की, तो उसके ऊपर क्या होते हैं, खूब सारे छेद होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होती है, चालिनी छिद्र होते हैं। और इस चालिनी छिद्र युक्त अंतः भित्ति जो होती है उसको हम क्या कह देते हैं, चालिनी प्लेट। तो ये पूरी क्या है, चालिनी प्लेट है और इसके ऊपर खूब सारे चालिनी छिद्र है। जैसे ये भी एक अंतः भित्ति है तो ये क्या हो गई, चालिनी प्लेट। और चालिनी प्लेट के ऊपर क्या है, चालिनी छिद्र होते हैं। और इन चालिनी छिद्रों का कार्य क्या होता है, चालिनी छिद्रों का कार्य होता है कि ये भोजन का क्या करते हैं, संवहन करते हैं। ये चालिनी छिद्र जो होते हैं वो भोजन का संवहन करते हैं। तो हम फिर से बता दें कि ये जीवित होती है चालिनी नलिकाएं, पतली भित्ति युक्त होती है, एक के ऊपर एक विन्यासित रहती है। इनकी अंतः भित्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, इनको चालिनी छिद्र कहते हैं। इन चालिनी छिद्र युक्त अंतः भित्ति जो होती है उसको हम क्या कह देते हैं, चालिनी प्लेट या चालिनी पट्टिकाओं के नाम से जानते हैं। और ये जो चालिनी नलिकाएं ये विशेष तौर से किसमें पाई जाती है, आवृत बीजी पादपों के अंदर पाई जाती है। एक तो ये विशेषता आपको ध्यान रखनी है। दूसरी विशेषता ये है कि जो जाड़े के दिन होते हैं, विंटर के दिन जो होते हैं, राइट, विंटर जब पतझड़ होने वाला होता है, तो पतझड़ जब होता है तो उसमें क्या होता है, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो चालिनी छिद्र होते हैं विंटर्स के अंदर, जो विंटर्स होती है यानी कि जो सर्दी का मौसम होता है उसके अंदर जो ये चालिनी छिद्र होते हैं, इन पर केलोज नामक कार्बोहाइड्रेट का जमाव हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जमाव केलोज प्लग्स के रूप में हो जाता है, केलोज प्लग्स के रूप में हो जाता है। एवं इस कारण संवहन रुक जाता है, राइट। ये बेसिकली जो केलोज है वो एक तरीके का सेल्यूलोज है, कार्बोहाइड्रेट है बेसिकली ये। तो क्या होता है, विंटर्स के अंदर ये जो चालिनी छिद्र जो आप देख रहे हैं इनके ऊपर एक कार्बोहाइड्रेट जो कि केलोज नामक कार्बोहाइड्रेट है उसका जमाव
कैलोज प्लक्स के रूप में हो जाता है। चारों तरफ भी हो जाता है, चालनी छिद्र पर भी होता है, और चारों तरफ चालनी प्लेट के चारों तरफ भी क्या हो जाता है, इसका जमाव हो जाता है, और एवं इस कारण संवहन क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब विंटर्स के बाद में क्या आता है, समर्स। तो बसंत ऋतु में तापमान बढ़ने से कैलोज घुल जाता है, छिद्र खुल जाते हैं एवं संवहन शुरू हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों के अंदर पादप ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों के अंदर ये जो चालनी छिद्र होते हैं ये खुले रहते हैं और आसानी से भोजन का क्या होता है, संवहन। जबकि सर्दियों के दिनों के अंदर चालनी छिद्रों के ऊपर कैलोज नामक कार्बोहाइड्रेट कैलोज प्लक्स के रूप में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से संवहन रुक जाता है और प्लांट जो है वो डीएक्टिवेटेड रह जाता है। तो प्लांट सर्दियों में डीएक्टिवेटेड रहता है, उसका एक कारण ये भी है कि चालनी छिद्र बंद हो जाते हैं। और गर्मियों के दिनों के अंदर क्योंकि चालनी छिद्र खुल जाते हैं तो भोजन का जो संवहन होता है वो आसानी से होता है, और इस कारण प्लांट जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ के साथ आपको इस बात के ऊपर भी ध्यान रखना है कि ये जो चालनी नलिकाएं जो होती है ये बेसिकली चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। परिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक नहीं होता, इनके अंदर केंद्रक नष्ट हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। तो कभी भी याद रखें कि सीव ट्यूब्स में यानी कि चालनी नलिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके ऊपर परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछते हैं। तो चालनी नलिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं होता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि इसकी गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है। तो आपने देखा होगा कि चालनी नलिका के पास में सहकोशिकाएं कंपेनियन सेल है, तो उसके पास में खुद का क्या होता है, केंद्रक। तो वो न केवल अपनी गतिविधियों का नियंत्रण करता है जबकि इसकी गतिविधियों का भी क्या कर लेता है, नियंत्रण कर लेता है। तो परिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक नहीं होता। साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर केंद्रक नहीं है और परिपक्व चालनी नलिका में रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका उपस्थित, बड़ी रिक्तिका होती है, में रिक्तिका उपस्थित, जिसके कारण कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य पतली परत के रूप में परिधि पर पाया जाता है। एक और चीज याद रखें कि ये जो चालनी नलिका होती है, चालनी नलिका में भोजन का संवहन द्विदिशीय होता है। द्विदिशीय का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल। मतलब बाई डायरेक्शनल ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है, ये कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो चालनी नलिका में भोजन का संवहन बाई डायरेक्शनल होता है। ये भी परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि चालनी नलिकाओं में भोजन का संवहन एक दिशीय होता है या द्विदिशीय होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैसा होता है, दैट इज नॉन एज ये द्विदिशीय होता है, राइट। ये जो डिस्कशन था स्टूडेंट्स, ये किसके बारे में था, फ्लोएम का जो पहला तत्व था चालनी तत्व, उसका पहला जो कंपोनेंट था जिसको कि हमने चालनी नलिकाएं कहा था, उसके ऊपर था। अब आइए जाने दूसरा जो है इसका चालनी तत्व का दूसरा भाग, जिसको कि हमने कहा है चालनी कोशिकाएं, जिसको कि हम बोलते हैं सीव सेल। अब सीव ट्यूब और सीव सेल में क्या फर्क है, तो ये जो होती है ये भी कैसी होती है, जीवित होती है। ये सीव सेल भी जीवित होती है। ये भी कैसी होती है, पतली भित्ति युक्त होती है, पतली भित्ति युक्त। इनके जो सिरे होते हैं, याद रखना, इनके सिरे जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, और ये जो होती है वो कैसी होती है, अनियमित होती है, बेसिकली नियमित नहीं होती है। और
इनकी भित्तियों पर चालनी छिद्र पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर ये ऐसी चालनी प्लेट वगैरह और वो नहीं पाई जाती है, क्योंकि संपूर्ण भित्ति पर ही क्या पाए जाते हैं, चालनी छिद्र पाए जाते हैं। ये जो है एक चालनी कोशिका कैसी होती है, ये मैं आपके सामने बना रहा हूं। एक चालनी कोशिका लगभग ऐसी होती है, इस प्रकार की चालनी नलिका होती है, और इसकी संपूर्ण भित्ति के ऊपर, पार्श्व भित्ति के ऊपर क्या पाए जाते हैं, चालनी छिद्र पाए जाते हैं। ये क्या है, चालनी छिद्र है। और आप देख सकते हैं कि इसके सिरे कैसे नुकीले हैं। तो चालनी कोशिका जीवित होती है, पतली भित्ति युक्त होती है, इसके सिरे नुकीले होते हैं, ये अनियमित आकार की होती है, और यहाँ पर ऐसे अंतः भित्तियां और उन पर चालनी प्लेट वगैरह नहीं पाई जाती है। संपूर्ण भित्ति के ऊपर ही अनियमित रूप से चालनी छिद्र क्या रहते हैं, फैले रहते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो चालनी कोशिकाएं होती है, ये याद रखना अनावृत बीजी, यानी कि मैं कहना चाहता हूं जिम्नोस्पर्म्स व टेरिडोफाइट्स की विशेषता है। वह टेरिडोफाइट्स की ये क्या है कि विशेषता, जैसे कि आपने देखा था कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर, आवृत बीजी पादपों के अंदर चालनी नलिकाएं विशेष तौर से पाई जाती थी। अनावृत बीजी पादपों में और टेरिडोफाइट्स में, मैं इंसर्कल कर रहा हूं इनको, अनावृत बीजी पादपों में और टेरिडोफाइट्स में विशेष तौर से कौन पाई जाती है, चालनी कोशिकाएं पाई जाती है। ओके, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं कि ये जो दो तत्व हैं जो आपने देखे थे चालनी तत्व के अंदर, एक चालनी नलिका और दूसरा जो है वो चालनी कोशिका, इनके लिए एक और चीज़ बहुत खास है, वो भी देखें, जिनके ऊपर प्रश्न पूछते हैं। ये जो चालनी तत्व है, ये जो चालनी तत्व आपने पढ़े, इन चालनी तत्वों में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं पी प्रोटीन, चाहे तो इसको पी फ्लूएम भी कह सकते हैं, राइट। चालनी तत्वों में एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं पी प्रोटीन, या इसको पी फ्लूएम के नाम से भी जानते हैं। ये घावों को सील करने में काम आता है, घावों को सील करने में, बंद करने में, सील मतलब बंद करने में काम आता है। ये घावों को सील करने में काम आता है, और भोजन का तो संवहन करता ही है। भोजन के संवहन में मदद। तो ये था स्टूडेंट्स किसके बारे में, चालनी तत्वों के बारे में, जो फ्लोएम का पहला तत्व था। अब आइए दूसरे तत्व के ऊपर आते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका नाम है सहकोशिका, या जिसको कि हम बोलते हैं कंपेनियन सेल। ये जो है कंपेनियन सेल, ये किसकी विशेषता है, तो याद रखना कि जिम्नोस्पर्म्स, यानी कि अनावृत बीजी पादप जिम्नोस्पर्म्स व टेरिडोफाइट्स में सहकोशिकाएं एब्सेंट होती है। सहकोशिकाएं एब्सेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि केवल ये किस में पाई जाती है, सहकोशिकाएं आवृत बीजियों की विशेषता है। आवृत बीजी पादपों की विशेषता, क्लियर। वापस से बोल दूं, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती है। सहकोशिकाएं आवृत बीजी पादपों की विशेषता है। लेकिन यहां पर एक अपवाद लिख दूं, एक आवृत बीजी पादप है जिसका नाम है, ये कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ रहे हैं, ऑस्ट्रोबैलिया, राइट। ये क्या है, इसके अंदर सहकोशिकाएं एब्सेंट है, सहकोशिकाएं एब्सेंट है। मैंने क्या कहा, सहकोशिकाएं वैसे तो जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में तो पाई ही नहीं जाती है, लेकिन यहां पर सहकोशिकाएं आवृत बीजी पादपों में विशेषता से पाई जाती है। लेकिन एक अपवाद है कि एक आवृत बीजी ऐसा है, ऑस्ट्रोबैलिया, जिसके अंदर की सहकोशिकाएं क्या होती है, एब्सेंट। अच्छा, एक और चीज याद रखें कि ये जो अनावृत बीजी पादप होते हैं, अनावृत बीजी
अनावृत बीजी पादप, इनके अंदर आपने देखा कि सहकोशिकाएं तो नहीं होती, लेकिन अनावृत बीजी पादपों में, पादप में सहकोशिकाओं के स्थान पर, सहकोशिकाओं के स्थान पर, सहकोशिकाओं के स्थान पर इनमें क्या पाई जाती है? तो आवृत बीजी पादपों में सहकोशिकाओं के स्थान पर एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं पाई जाती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं पाई जाती है। तो यदि आपसे पूछे कि अनावृत बीजी पादपों में, अनावृत बीजी पादपों में सहकोशिकाएं नहीं होती है, तो क्या सहकोशिकाओं के अलावा कोई और दूसरी कोशिकाएं होती है? तो हाँ, होती है। अनावृत बीजी पादपों में सहकोशिकाओं के स्थान के ऊपर एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं पाई जाती है। यहाँ पर विशेष तौर से एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है। ये जो एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं हैं, इनको स्ट्रासबर्गर कोशिकाएं भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रासबर्गर सेल्स। तो यदि कभी स्ट्रासबर्गर क्वेश्चन आए, स्ट्रासबर्गर सेल्स आए, तो भी आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, इन्हें स्ट्रासबर्गर सेल्स भी कहते हैं। अब ये जो कंपेनियन सेल्स है, ये जो कंपेनियन सेल्स है, ये भी बिल्कुल चालनी तत्वों के समान ही, ये भी कैसा है? फ्लोएम का जीवित तत्व है, राइट। तो जो सह कोशिकाएं आप पढ़ रहे हैं, कोशिकाएं, वो भी कैसी है? फ्लोएम का जीवित तत्व है। ये भी कैसी होती है? पतली भित्ति युक्त होती है, पतली भित्ति युक्त होती है, पतली भित्ति युक्त होती है ये भी जो सह कोशिकाएं होती है। और याद रखना कि ये चालनी नलिका के पार्श्व में पाई जाती है। याद रखेंगे, यदि एक चालनी नलिका है तो उसके साथ में लगी हुई एक क्या है? सहकोशिका है। मतलब चालनी नलिका जहां पर है उसके बिल्कुल पास में एडजॉइंट कौन प्रेजेंट होती है? हमेशा सहकोशिकाएं, यानी कि कंपेनियन सेल होती है। तभी तो इसको कंपेनियन सेल का है, बिल्कुल पास में होती है। चालनी नलिका के पार्श्व में क्या होती है? ये पाई जाती है। सहकोशिकाओं की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इनमें केंद्रक क्या होता है? उपस्थित। और केंद्रक की उपस्थिति के कारण ना केवल ये अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करती है, ना केवल ये अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करती है, जबकि चालनी नलिका की गतिविधियों को भी नियंत्रित करती है। क्यों? क्योंकि चालनी नलिका के अंदर क्या नहीं था? केंद्रक नहीं था, तो उसकी गतिविधियों को भी ये क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो इनमें केंद्रक उपस्थित है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कि चालनी नलिका व सहकोशिका, चालनी नलिका व सहकोशिका को सिस्टर सेल कहते हैं। सिस्टर सेल कहते हैं क्योंकि दोनों की उत्पत्ति एक ही मात्र कोशिका से हुई है। इज इट क्लियर? चालनी नलिका व सहकोशिका को सिस्टर सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की उत्पत्ति किससे हुई है? एक ही मात्र कोशिका से। एक ही मात्र कोशिका का मतलब है एक ही मदर सेल से इनकी उत्पत्ति हुई है। एक और खास बिंदु कि ये जो चालनी नलिका जो होती है, राइट, ये जो चालनी नलिका है, राइट, तो चालनी नलिका व सहकोशिका को हमने क्या कहा है? सिस्टर सेल का है। तो चालनी नलिका व सहकोशिका का कोशिका द्रव्य आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा वेरी इंपॉर्टेंट के द्वारा संपर्क में रहता है। मतलब इस चालनी नलिका का कोशिका द्रव्य और सहकोशिका का कोशिका द्रव्य दोनों आपस में छिद्रों के द्वारा, जिनको कि हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, राइट, जिनको कि हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स या प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं, उनके द्वारा ये क्या रहता है? संपर्क में रहता है। ओके। और आपको लास्ट में कार्य बता दें कि ये जो सहकोशिकाएं हैं इनका कार्य क्या है? तो भोजन का संवहन, क्योंकि ये फ्लोएम के भाग हैं तो ये भोजन का तो स्वयं करेंगे।
राइट। इसी तरीके से आपने जो अभी इससे पहले चालनी नलिका जो पढ़ा, या चालनी नलिका या चालनी तत्व जो आपने पढ़े, राइट, उनका भी कार्य क्या था? उनका भी कार्य था दैट इज भोजन का संवहन। उनका भी कार्य क्या था? भोजन का संवहन। तो ये जो दोनों भाग है, इन दोनों का ही कार्य, चालनी नलिका हो या फिर ये सहकोशिका हो, दोनों का कार्य, क्योंकि ये फ्लोएम के भाग हैं तो इनका कार्य होता है कि ये भोजन का क्या करते हैं? संवहन करते हैं। अब देखिएगा तीसरे भाग के ऊपर आते हैं हम, फ्लोएम के तीसरे भाग के ऊपर आते हैं और वो है फ्लोएम के तंतु। तीसरा भाग फ्लोएम तंतु, ये तीसरा तत्व है। फ्लोएम के कितने? 4 तत्व थे, 2 हम डिस्कस कर चुके हैं और ये क्या है? फ्लोएम तंतु। ये जो फ्लोएम तंतु होते हैं यानी कि जो फ्लोएम फाइबर होते हैं, ये दृढ़ोत्तक के बने होते हैं, दृढ़ोत्तक के बने। और ध्यान रहे कि ये कैसे हैं? ये मृत तत्व हैं। अभी तक आपने जितने भी तत्व पढ़े वो सब कैसे हैं? वो सब लिविंग तत्व थे। केवल फ्लोएम में फ्लोएम तंतु एकमात्र ऐसे तत्व हैं जो कि कैसे होते हैं? मृत होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दृढ़ोत्तक के बने हुए हैं और दृढ़ोत्तक कैसा होता है? वो हमेशा कैसा होता है? डेड होता है। ये जो फ्लोएम तंतु होते हैं इनको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर भी कहते हैं, बास्ट फाइबर। अच्छा, यहाँ पर याद रहे कि कुछ फ्लोएम तंतु वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं एवं मानव कल्याण में सहायक होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कई सारी चीजें हैं वो किससे बनती है? उनसे बनती है। जैसे कि आप देखो लाइनम यूसी टेटिसिमम, ये एक फ्लोएम क्या है? तंतु है। इसी तरीके से कैनाबिस सेटिवस, लाइनम यूसी टेटिसिमम, कैनाबिस सेटिवस, ये कुछ ऐसे तंतु है। और भी तंतु होते हैं जो वाणिज्यिक दृष्टि से, कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और याद रहे ये जो फ्लोएम तंतु होते हैं इनका कार्य क्या है? कि ये जो अभी आपने 2 उपरोक्त तत्व पढ़े यानी कि चालनी तत्व व सहकोशिकाओं को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। मतलब इनका कुल मिलाकर इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि ये जो चालनी तत्व और जो सहकोशिकाएं आपने पढ़ी है ये उनको क्या देते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। अदरवाइज तो ये कैसे हैं? मृत हैं। हाँ, कुछ फ्लोएम तंतु जो होते हैं या जो बास्ट फाइबर हैं वो क्या होते हैं? वाणिज्यिक दृष्टि से क्या होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने 2 नाम लिखे हैं, ऐसे कई सारे नाम हैं जो कि फ्लोएम फाइबर जो हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या रहते हैं? इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि इनसे कई सारी चीज़ें जो है वो बनाई जा सकती है। अब आ जाते हैं चौथा भाग, राइट, और वो है फ्लोएम मृदुतक यानी कि फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये कैसा है? जीवित है। ये भी कैसा है? जीवित तत्व है। फ्लोएम का ये भाग भी जीवित तत्व है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोएम के अभी तक आपने जो चारों पढ़े हैं उनमें से चालनी तत्व और सहकोशिकाएं और फ्लोएम मृदुतक तो जीवित तत्व हैं और केवल एक मृत तत्व था जिसका कि नाम था फ्लोएम, जिसको कि हमने तंतु कहा था। तो ये तो क्या है? जीवित तत्व है, राइट, क्योंकि जैसे कि नाम दर्शा रहा है ये मृदुतक से बना है और मृदुतक वैसे भी क्या होता है? जीवित तत्व होता है। लेकिन एक खास बात, एक बीजपत्री पादपों मतलब विशेष तौर से तनों में, एक बीजपत्री पादपों यानी कि एक बीजपत्री तनों में फ्लोएम मृदुतक अनुपस्थित होता ही नहीं है। फ्लोएम मृदुतक अनुपस्थित, एक बीजपत्री पादपों में फ्लोएम मृदुतक क्या होता है?
अनुपस्थित होता है, फ्लोएम मृदुतक होता ही नहीं है। लेकिन एक अपवाद है यहाँ पर, एक आप देख सकते हो कि एक बीजपत्री पात्रों में फ्लोएम मृदुतक क्या है, अनुपस्थित है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि इनके फ्लोएम मृदुतक के कार्य क्या है, फ्लोएम मृदुतक के कार्य क्या है। तो इसका क्या होता है, एक तो क्या करना है, भोजन का संग्रहण एवं पार्श्वीय संवहन, भोजन का संग्रहण एवं पार्श्वीय संवहन, साइडों के अंदर क्या करना, संवहन करना। और दूसरा जो है, ये जो फ्लोएम मृदुतक होते हैं ये क्या करते हैं, संग्रहण किसका करते हैं, तो ये रेजिन का जैसे लेटेक्स का और म्यूसिलेज आदि का संग्रहण करते हैं। म्यूसिलेज आदि का क्या करते हैं, संग्रहण। तो फ्लोएम मृदुतक जो है, जैसे कि नाम दर्शा रहा है मृदुतक है, तो इसके अंदर खूब सारे अंतराकोश के स्थान होते हैं, ये जीवित तत्व होता है। लेकिन एक बीजपत्री पात्रों में फ्लोएम मृदुतक अनुपस्थित होता है, इसका कार्य लिमिटेड है, ये भोजन का संग्रहण करता है एवं पार्श्वीय संवहन करता है, और ये रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज आदि का क्या करता है, संग्रहण करता है। तो ये जो स्टूडेंट था, ये पूरा था अपना एक जटिल उत्तक। जटिल उत्तक के जो दो भाग थे, जिसका कि नाम था जाइलम और फ्लोएम, उनमें से इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में। प्लांट एनाटॉमी के और भी वीडियोस जो हैं वो लगातार आपको अवेलेबल होते रहेंगे। यदि आपको बायोलॉजी से संबंधित यदि कोई भी डाउट्स हैं या आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं आपके प्रश्नों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू।